संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभापति को रखता हूँ। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। संसद के दोनों सदनों में आज यानी कि 13 फरवरी को वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। राज्यसभा में सुबह 11 बजे और लोकसभा में दोपहर 2 बजे ये रिपोर्ट पेश की गई है। बता दें कि दोनों ही सदनों में रिपोर्ट पेश होने के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को एक तरफा बताया। दरअसल राज्यसभा में तो विपक्ष ने इस मुद्दे पर वॉकआउट तक कर दिया, लेकिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक लाइन बोल करके तमाम विपक्षी दलों के सांसदों को शांत कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जो है जेपीसी की इस रिपोर्ट को लेकर के काफी ज्यादा बौखलाए नजर आए। सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि ये जो वक्फ विधेयक है वो वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए सरकार ला रही है। तो वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस रिपोर्ट को लेकर के आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि हम इसकी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, इस देश में सब कोई बराबर है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में जब वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो विपक्षी सांसद जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह अपनी बेंच से खड़े हुए और कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनकी बात को वक्फ बोर्ड बिल में पूरी तरीके से नहीं रखा गया है। तो मैं अपनी पार्टी की ओर से विनती करता हूं कि विपक्ष को अपने हिसाब से जो भी जोड़ना है जोड़ दीजिए, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अमित शाह के ये कहने पर विपक्ष का हंगामा पूरी तरीके से शांत हो गया। आप भी सुनिए कि आखिर क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को, तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की करें तो उन्होंने साफ तौर से इस विधेयक के जो जेपीसी रिपोर्ट है उसको लेकर के ये कहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए ये विधेयक ला रही है। सुनिए क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो JWC में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं,
जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है और जल्दबाजी में ये जेडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन एमपीज के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए लाया जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। थैंक यू। वहीं दूसरी ओर इस रिपोर्ट पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि भारत में अपनी जायदाद पर जितना हक सिख और हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। ये कबूल नहीं कि हम इसकी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि वक्फ पर मौजूदा कानून भारतीय संविधान के अंतर्गत ही आता है, ये धर्मों की स्वतंत्रता के कानून के अंतर्गत ही आता है। सुनिए क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है। मैं सिर्फ एक वाकया आपको सुना देना चाहता हूँ और उसी से अपना मैसेज देना चाहता हूँ। एक्स प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के और बड़े बाइज्जत प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो गल्फ कंट्रीज के अंदर वो गए और जहाँ जहाँ वो गए तो उस मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट ने उनसे एक सवाल किया कि शेख अबुल हसन अली नदवी कैसे हैं। तो बहुत ज़्यादा परिचय नहीं थे हमारे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने अफसरान से पूछा कि शेख अबुल हसन कौन है, तो कहा कि हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत हैं और बहुत बड़े ऑथर हैं। तो कहा कि ठीक है। तो जब वाजपेयी जी हिंदुस्तान भारत लौटे तो उन्होंने सबसे पहले ये प्रोग्राम बनाया कि हम शेख अबुल हसन अली नदवी से लखनऊ नज़रतुल उलमा में जाकर मुलाकात करेंगे। तो वो एक्स मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर भी रह चुके हैं, बहुत बड़े ऑथर थे, बड़े बड़े बुजुर्ग शख्सियत थे, हिंदुस्तान के अंदर एक विजनर शख्सियत थे। तो अटल बिहारी जब वाजपेयी जी उनसे मुलाकात के लिए गए 90 के अंदर तो बातचीत हुई तो मौलाना अली मियां ने एक बात कही कि इस वक्त इन हालात के अंदर ये समझिए हम हालात को कि एक कश्ती है और उस कश्ती में पानी लेने वाले ऊपर जाते हैं, डोल डाल के पानी निकालते हैं, लेकिन कुछ इस कश्ती में सरफिरे और दिमाग फिरे ऐसे हैं कि बजाय ऊपर से डोल डाल के पानी निकालने के वो चाहते हैं कि इतना मेहनत कौन करे, लिहाजा कश्ती में सुराख करके वहाँ से पानी निकालना चाहते हैं। तो जब पानी निकलेगा तो पानी मिलेगा तो नहीं, बात की बात है, लेकिन पूरी कश्ती डूब जाएगी। हमारा ये मुल्क इस वक्त नफरत की आग में इतना झुलस दिया गया है, इतना डाल दिया गया है कि ये मुल्क नफरत की आग में झुलस रहा है। हम ये चाहते हैं कि हिंदू भाईचारा, मुसलमान भाईचारा, तमाम कम्युनिटी के साथ में एक अमन और सलामती के साथ में इस मुल्क में रहे और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें। यहाँ मुसलमानों के खिलाफ इतना तशद्दुद और इतनी नफरत बढ़ा दी गई है कि कदम कदम पर मुसलमानों के साथ में नाइंसाफियाँ हो रही हैं और उसका जीता जागता सबूत ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है और ये अपना वक्फ कर्मी बिल भी है। इनको इस देश की तरक्की से या किसी बुराई को दूर करने का मकसद से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टॉर्चर करना और उनके हक को छीनना, यही इसके पीछे उद्देश्य है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत को ये चाहिए कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में अमन और अमान और इंसाफ बाकी रहे और हुकूमत ये चाहती है कि ये मुल्क तरक्की करे। तो ये बात याद रखिए कि आपका ये जुमला सबका साथ सबका विकास, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये देखते हैं कि सबका साथ और कुछ का विकास हो रहा है। तो ये नजरअंदाजी इस मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में मोहब्बत और रवादारी की रिवायत कायम रहें, ये मुल्क आगे तरक्की करें। उसके लिए यही तभी मुमकिन है जब हम एक दूसरे की आदर करें, एक दूसरे की तहजीब का, एक दूसरे के मजहब का कदर करें और उनके मजहबी मामलात में कोई मुदाखलत न करें। दोस्तों, बहुत तफसील से यहाँ पर आज का जो टॉपिक था
वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और यूसीसी, इस पर हमारे जिम्मेदारान ने बहुत तफसील से बात रखी है। मुझे ये कहना है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये दस्तूर हिंद के दिए गए जमानतों के खिलाफ है। ये अक़लियतों के मफादात के खिलाफ है। ये कन्फ्यूजन्स और हर किस्म की पेचीदगियों से भरा हुआ है। ये गैर मुफीद है, नुकसानदाह है। इसलिए हम गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इस बिल को वापस ले। इस सिलसिले में जो जेपीसी बनाई गई और जेपीसी ने रिपोर्ट भी पेश कर दी, लेकिन उस रिपोर्ट पर मुझे एतबार नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसमें शरीक जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका भी ये कहना है कि हमने जो बातें बयान की हैं वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। और देश भर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने अपना पैगाम भेजा, तो उन पैगाम की कोई झलक उस रिपोर्ट में महसूस नहीं होती। तो ये एक किस्म का तमाशा है और एक जमहूरियत में लोगों को एक धोखा देने और बेवकूफ बनाने की एक तरकीब का हिस्सा समझ में आता है। इसलिए न वो बिल सही है, न ही जेपीसी की रिपोर्ट को हम काबिल एतबार समझते हैं, गैर मोतबर रिपोर्ट है। इसलिए इसको वापिस होना चाहिए। मैं अपोजिशन लीडर्स का जो पार्लियामेंट के अंदर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूं और उनकी इस हैसियत को हम सराहते हैं कि वो इस टॉपिक पर दस्तूर की दी हुई मराआत के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हम गवर्नमेंट से भी इस बात की अपील करते हैं कि वो देश के हित में काम करे। वक्त के ऊपर ये बिल लाकर वो देश के खिलाफ और देश के इंसानों और अक़लियतों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इससे बाज आना चाहिए। मैं इस मौके पर जो गैर मुस्लिम समाज है उससे भी ये बात करना चाहता हूं कि देखिए ये जो बिल लाया गया हुकूमत की तरफ से, ये किसी के हक में फायदामंद नहीं है। इसलिए गैर मुस्लिम समाज जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बातें पेश की उसको पढ़े और गैर मुस्लिम समाज खुद हुकूमत पे दबाव बनाए कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये मुसलमानों के साथ उनके हुकूक को तलफ करने की कोशिश है। ये कोई एक तरफा अमल नहीं है। हम संजीदा और इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भाइयों को और देश के बाज़मीर हिंदू भाइयों से इस बात की अपील करते हैं कि वो इस मामले को पूरा पढ़कर समझकर आगे बढ़ने की कोशिश। हम चाहते हैं कि वो हमारा ताउन करें और हम भी चाहते हैं कि अगर किसी मौके पर गैर मुस्लिम भाइयों के हुकूक तलफ हो रहे तो हम उनकी मदद करें। तो मौजूदा जो देश की हुकूमत है उनका ये कानून जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, उनके पास पार्लियामेंट में पावर है। लेकिन ये जुल्म होगा अगर वो पार्लियामेंट के अंदर अददी ताकत की बुनियाद पर वक्फ एक्ट को तब्दील करते हैं तो हमें हरगिज कबूल नहीं है और हम इसको एक जुल्म से ताबीर करते हैं। और जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करना ये हमारे दस्तूर हिंद का दिया हुआ हक है और हम जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक कि इस बिल को वापस ना लिया जाए। मैं मुसलमानों से इस बात की अपील करता हूं कि वो इस मौके पर वो पूरी बेदारी अपने अंदर पैदा करें, पूरी एकसुई पैदा करें और जो दस्तूर में दिए हुए हक है, एहतजाज का हक है, अपनी बात को रखने का हक है, अपनी बात को समझाने का हक है, अपनी बात को मनवाने के लिए जद्दोजहद करने का हक है, हम उस हक का भरपूर इस्तेमाल करें। हम खामोश बैठना नहीं चाहते। इसलिए हम समझते हैं कि हुकूमत ने ये बिल पेश करके समाज के अंदर इंतशार और अफरा तफरी फैलाना चाहती है।
تو اس لیے ہم حکومت سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے، اور جو جے پی سی نے جو باتیں پیش کی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اگر اس پر واقعی تبدیلی چاہتے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ کرپشن ہوتا ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، وہاں پر کچھ معاملات میں بگاڑ ہوتا ہے، اگر ان کی اصلاح ہے تو 1913 سے یہ قوانین بن رہے اور 2005 تک بنتے رہے. اس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے کوئی قانون لایا جا سکتا ہے، طاقت دینے کے لیے لایا جا سکتا ہے، لیکن 1913 سے لے کر 2005 تک کے قوانین پر پانی پھیرنے والا یہ وقف امینڈمنٹ بل اس لیے ہر صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہم عوام کو بھی، مسلم عوام سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم عوام سے دوستی کریں اور ہم سب مل کر ایک مشترکہ جدوجہد کریں. تو کسی صورت میں بھی یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے. اگر حکومت طاقت سے اپنی بات منوانا چاہتی ہے تو اس سے سماج میں انتشار پھیلے گا اور اس انتشار کی ذمہ دار حکومت ہوگی. دوستوں ساتھیوں، کل آل انڈیا مسلم محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے ترجمان جناب ڈاکٹر قاسم حسین نجار صاحب نے جن 2 ایشوؤں کا ذکر کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے سنویدھان کے بچانے کا، اس ملک میں سیکولرزم کے باقی رہنے کا، اور اس ملک کا جو ڈھانچہ اس ملک کے بنانے والوں نے اور جناب امبیڈکر نے بنایا تھا، اس کے باقی رکھنے اور نہ رکھنے کا. ہمارا تصور یہ ہے کہ اس دیش کے بنانے والوں نے، اس کی آزادی کے لیے قربانی دینے والوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ یہ دیش دنیا کے تمام ملکوں سے الگ ہو. یہاں مختلف دھرم کے ماننے والے، مختلف لینگویجز کے بولنے والے، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے، مختلف الگ الگ نقطۂ نظر رکھنے والے، یہ سب لوگ مل کر اس ملک کو بنائیں گے اور اس میں رہیں گے. میرے بھائیوں، اس وقت جو وقف کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے اس پر کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں، کچھ باتیں سچی بھی آئی ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پر جھوٹ کو بھی بہت زیادہ پھیلایا گیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وقف کا مسئلہ یہ ہمارا ایک دستوری حق ہے. ہمیں دستور میں جو حق دیا گیا ہے، دفعہ 25 میں، دفعہ 26 میں، دفعہ 29 اور 30 میں اپنے اداروں کے بنانے کا، اپنے ضمیر اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا، وقف کا قانون اسی کے تحت ہے. کیونکہ جو زمینیں کوئی مسلمان اپنی پراپرٹی کو وقف کرتا ہے تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے. اس میں کوئی دوسرا شخص، نہ حکومت، نہ پبلک، نہ مسلمان، نہ غیر مسلم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت نے ابھی وقت بل پیش کیا ہے، یہ مذہبی تفریق پر مبنی ہے، دھارمک بھید بھاؤ پر مبنی ہے. آپ دیکھیں، ہمارے سکھ بھائی ہیں، ان کے جو اپنے مذہبی استھل ہے، دھارمک استھل ہے، ان کی جو انتظامیہ ہوگی اس کو سکھ بھائی چلائیں گے. ہندو انڈومنٹ کی جو عملات ہیں، اس کی جو جائیدادیں ہیں، اس کو ہندو چلائیں گے. اور یہ ان کے اس میں صلاحت موجود ہے کہ اس کے سارے ممبر ہندو ہوں گے. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو جگہ
हमारे हिंदू भाइयों ने बनाई हो, सिख भाइयों ने बनाई हो, ईसाई भाइयों ने बनाई हो, या किसी और धर्म से ताल्लुक़ रखने वालों ने अपने धार्मिक मकसद के लिए रखी हो, उसका पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में होना चाहिए। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जितना हक उनके लिए है उतना ही हक मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए कि वो जो मस्जिद बनाएं, मदरसे बनाएं, कब्रिस्तान बनाएं, दरगाहें बनाएं, खैराती मकासद के लिए कोई जायदाद हासिल करें, कोई ज़मीन वक्फ करें, तो उसका मैनेजमेंट पूरी तरह मुसलमानों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन अब इस कानून के तहत ये फ़र्क किया गया है कि इसमें लाज़मन 2 गैर मुस्लिम भी शरीक होंगे, और जो ऑफिसर्स गवर्नमेंट की तरफ से उसके इंतज़ाम को कंट्रोल करेगा उसका भी मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। तो जो इस वक्त ढांचा है इस बिल का, उसके तहत यह भी हो सकता है कि उसके मैनेजमेंट में अक्सरियत गैर मुस्लिम हज़रात की हो जाए। इसी तरह तमाम धर्म के मानने वालों के लिए बात मानी गई है और मानी जानी चाहिए कि अगर कोई जगह मंदिर के तौर पर इस्तेमाल होती आ रही है और दूसरे कौमों के मजहबी मकसद के लिए इस्तेमाल होती रही है, तो उसको उसके यूज़ की बिना पर, उसके इस्तेमाल की बिना पर उसको उसी मजहब की चीज़ समझा जाएगा, माना जाएगा। लेकिन इस कानून में वक्फ बाय यूज़र का पहलू जो बहुत पहले से चला आ रहा है और जिस पर कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, उसमें इन्होंने तब्दीली कर दी है और इसके तहत बहुत सी चीज़ें जो वक्फ के तौर पर मुद्दतों से इस्तेमाल होती रही हैं, उनके बारे में भी ये झगड़ा खड़ा किया गया है कि गोया अगर वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत हमारी, बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि इसको सच्चाई से बहुत चिढ़ है, झूठ बोलती है और झूठ को फैलाती है। ये बार बार कह रहे हैं कि पूरा मुल्क वक्फ में तब्दील हो जाएगा, जहाँ वक्फ बोर्ड ने हाथ रख दिया वो चीज़ वक्फ की हो जाएगी, ऐसा तसव्वुर है। ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई जगह ऐसी हो जिसको गलत तौर पर वक्फ बोर्ड ने या किसी तंजीम ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वक्फ होने का दावा कर दिया हो, तो अदालत मौजूद है, कोर्ट मौजूद है, वो इसका फैसला करेगी। किसी भी तबके के लिए या किसी फर्द के लिए ये बात कैसे मानी जा सकती है कि वो जिस चीज़ को अपनी मिल्कियत बता दे, अपनी प्रॉपर्टी बता दे, उसको उसकी प्रॉपर्टी हो जाए। इसलिए ये बात जो कही जा रही है और बार बार गवर्नमेंट की तरफ से फैलाई जा रही है, और जो ऑफिसर्स गवर्नमेंट की तरफ से उसके इंतज़ाम को कंट्रोल करेगा उसका भी मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। तो जो इस वक्त ढांचा है इस बिल का, उसके तहत यह भी हो सकता है कि उसके मैनेजमेंट में अक्सरियत गैर मुस्लिम हज़रात की हो जाए। इसी तरह तमाम धर्म के मानने वालों के लिए बात मानी गई है और मानी जानी चाहिए कि अगर कोई जगह मंदिर के तौर पर इस्तेमाल होती आ रही है और दूसरे कौमों के मजहबी मकसद के लिए इस्तेमाल होती रही है, तो उसको उसके यूज़ की बिना पर, उसके इस्तेमाल की बिना पर उसको उसी मजहब की चीज़ समझा जाएगा, माना जाएगा। लेकिन इस कानून में वक्फ बाय यूज़र का पहलू जो बहुत पहले से चला आ रहा है और जिस पर कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, उसमें इन्होंने तब्दीली कर दी है और इसके तहत बहुत सी चीज़ें जो वक्त के तौर पर मुद्दतों से इस्तेमाल होती हुई हैं, उनके बारे में भी ये झगड़ा खड़ा किया गया है कि गोया अगर वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। हुकूमत
जो है मौजूदा हुकूमत हमारी बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि इसको सच्चाई से बहुत चिढ़ है, झूठ बोलती है और झूठ को फैलाती है। ये बार बार कह रहे हैं कि पूरा मुल्क वक्फ में तब्दील हो जाएगा, जहाँ वक्फ बोर्ड ने हाथ रख दिया वो चीज़ वक्फ की हो जाएगी, ऐसा तसव्वुर है। ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई जगह ऐसी हो जिसको गलत तौर पर वक्फ बोर्ड ने या किसी तंजीम ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वक्फ होने का दावा कर दिया हो, तो अदालत मौजूद है, कोर्ट मौजूद है, वो इसका फैसला करेगी। किसी भी तबके के लिए या किसी फर्द के लिए ये बात कैसे मानी जा सकती है कि वो जिस चीज़ को अपनी मिल्कियत बता दे, अपनी प्रॉपर्टी बता दे, उसको उसकी प्रॉपर्टी हो जाए। इसलिए ये बात जो कही जा रही है और बार बार गवर्नमेंट की तरफ से फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ये भी बोलना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो ये हम लोगों की लड़ाई है वक्त की, ये कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं, ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की लड़ाई नहीं है, अक़लियत अक्सरियत की लड़ाई नहीं, ये इंसाफ की लड़ाई है, ये मज़लूमों की लड़ाई है, ज़ालिमों के खिलाफ। हमारी लड़ाई हुकूमत से है जो मुसलमानों पर भी जुल्म कर रही है और इस मुल्क के संविधान पर भी जुल्म कर रही है। मुसलमानों को वो उसके हक से महरूम रखना चाहती है और हमारे दस्तूर का, हमारे संविधान का जो रुख मुतय्यन किया गया था, वो उस रुख को बदल देना चाहती है। इसलिए मुसलमानों के लिए और ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और हम न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि वो इस लड़ाई में मुसलमानों का, अक़लियतों का, मज़लूमों का साथ देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात यह है कि जब हमारे यहाँ बहुत सोच समझ कर आप पार्लियामेंट के बहस उठाकर देखें, जो दफ़ा 25 के सिलसिले में, कि जिसमें मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक अक़ीदा रखने की, प्रैक्टिस करने की और इसकी तबलीग करने की इजाज़त है। प्रैक्टिस में लोगों के समाजी क़वानीन शामिल हैं। जिस कम्युनिटी का जो समाजी कानून हो वो अपने कानून के मुताबिक अमल करे, इसको एक बुनियादी हक़ माना गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड उस हक़ को मुतासिर कर दे, बल्कि उसको तबाह करने की कोशिश है। और हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड मुमकिन नहीं। अभी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने बनाया है, लेकिन उस पर बहुत से हिंदू भाइयों को भी एतराज़ है और उसमें जो ट्राइब्स हैं उनको आपने मुस्तस्ना किया है। अगर आप ऐसा कानून बनाना चाहते हो जो मुल्क के तमाम शहरियों के लिए एक हो, तो आपने एक तबके को उससे मुस्तस्ना क्यों किया? साफ मतलब इसका ये है कि इस मुल्क में इतना ज़्यादा तनव्वुर है कि यहाँ ये बात मुमकिन नहीं है कि एक कानून समाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़, इसमें हर समाज के अपने अपने तरीक़े होते हैं और हर धर्म के मानने वालों के अपने अपने तरीक़े होते हैं, उसमें उनको एक ही कानून को कबूल करने पर मजबूर किया जाए, ये बात मुमकिन नहीं है और इससे मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं है। जो बाहर की दुनिया सुनेगी तो वो हंसेगी कि हमारे मुल्क का मसला है बेरोज़गारी, हमारे मुल्क का मसला यह है कि करेंसी उसकी ख़त्म होती जा रही है, हमारे मुल्क का मसला है अमन व अमान, हमारे मुल्क का मसला है लोगों की जान व माल की हिफाजत, जहाँ आए दिन मौजूदगी हो रही है, छूट छाट है, ऊंच नीच का तसव्वुर है। इस पर हुकूमत को काम करने के बजाय सिर्फ एक तबके को नुकसान पहुँचाने
اور ان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے حکومت نے اس طرح کا شوشہ چھوڑا. اس لیے ہم لوگ اس کے سخت مخالف ہیں، اور نہ صرف مسلمان اس کے مخالف ہیں بلکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کر اس سلسلے میں باتیں کی ہیں. اور وہ حضرات بھی دوسرے ہمارے عیسائی بھائی، سکھ بھائی، یہ سب حضرات اس طرح کے قانون کے مخالف ہیں، اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. اس لیے ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم آخری حد تک اس کی لڑائی لڑیں گے. ہم اس کو ایسے قانون کو ہم ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اور ملک کے انصاف پسند شہریوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک جمہوری حکومت وہی ہے جو عوام کے جذبات کا لحاظ رکھے اور مظلوموں کی آواز سے اپنے کان بند نہ کر لے. حکومت کو چاہیے کہ وہ پورے دستور کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اور اس ملک کی وحدت کو اور آپسی رواداری اور بھائی چارے کو برقرار رکھتے ہوئے قدم اٹھایا کرے. ہمیں امید ہے کہ ملک کے تمام انصاف پسند شہریوں کا ہمیں اس میں تعاون حاصل ہے. محترم دوستو، ہم خون کی قسطیں تو ادا کر چکے، لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم سبھی تاریخ سے، ہسٹری سے واقف ہیں. 1857 سے لے کر 1947 تک ملک کو غلامی سے نجات دلوانے کے لیے اس ملک کے تمام شہریوں نے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے متعلق رہے ہوں، اپنے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کر غلامی سے کو بدل کر آزادی میں تبدیل کرنے کے لیے دیش کی دھرتی کو دے دیا. آپ جیسے سمجھدار لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہندوستان میں ایک پتھر کی عمارت اسی دلی میں انڈیا گیٹ کی شکل میں بھی موجود ہے. اس پر بھی شہیدان وطن کے خون کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. اس ملک کی آزادی میں ہر مذہب و ملت کا خون شامل ہے. اسی لیے ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، مگر ہمارے دیش کو سمویدھان ملا 26 جنوری 1950. اتنے دن جو لگ گئے سمویدھان کو بنانے میں اور دیش کو سمرپت کرنے میں، اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات کی وادی سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک جتنے بھی لوگ اس دیش میں بستے ہیں، ان کے دھرم الگ، کرم الگ، رہن الگ، سہن الگ، ریتی الگ، یہ ساری چیزیں تھیں جن کو ایک جگہ تسبیح کے دانوں کی طرف مالا بنا کر رکھنے میں اور آپس میں کہیں سے اختلاف نہ ہو، ایک دوسرے کے سماجی واتاورن کو کسی کو حق نہ ملے کہ وہ بگاڑ دے، اور سب کے سب اپنے اپنے سماجی واتاورن کے ساتھ ہندوستان کی ترقی میں اپنا اپنا یوگدان دیں. ہمارا سمویدھان دراصل اس بات کی ترجمانی کرتا ہے. تو سمویدھان نے کوئی بھی ایسا چھیتر نہیں ہے جس کو انصاف سے ونچت رکھا ہو. ہمارے سمویدھان کی خوبی یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں، سب کو اپنے اپنے مذہب کی آزادی، حکومت سیکولر ہوگی، حکومت لا مذہب ہوگی، حکومت کا کوئی دھرم نہیں ہوگا، مگر حکومت کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ دیش میں جتنے بھی دھرم کرم ہیں ان کو اپمانت ہونے سے بچایا جائے، اور جس طرح سے وہ سمانت ہو کر پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کریں، ان کے سمان کو برقرار رکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہندوستان کے سمویدھان کی اس پریبھاشا کو اگر سمجھ لیا ہے تو ہمارے لیے ضروری تھا کہ کوئی بھی پارٹی حکومت میں آئے، دل بدلتے رہتے ہیں، دل نہیں بدلنا چاہیے. پارٹیوں کے دل بدلیں مگر ہمارے دل نہ بدلیں. ہندو شروع ہوتا ہاں سے، مسلم شروع ہوتا ماں سے. ہمارے آزادی کے سوتنترتا سینانیوں نے ہندو کا ہاں وہاں سے نکالا تھا، مسلم کا ماں یہاں سے نکالا تھا، اور ملا کر اس کو ہم بنا دیا تھا تاکہ مضبوط ہندوستان بنا رہے. آج بدقسمتی سے اس ہم کو کی پریبھاشا کو سمانت ہونے سے روکا جا رہا ہے.
मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे सदर साहब ने जैसा कि तफसील के साथ बता दिया, तफसील के साथ अब कुछ बताने की जरूरत बाकी नहीं रह गई है। सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहूँगा कि ये हमारा दस्तूरी हक है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, और हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई करेगा तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आगे बढ़ेगा, जमीयत उलमा आगे बढ़ेगी, मुस्लिम तंजीमें आगे बढ़ेंगी, और इस तरह का वातावरण देश में अपनी तरफ से हम नहीं उत्पन्न होने देंगे। मगर अगर ये वातावरण उत्पन्न हो रहा है, और अब तो रात के दिन के उजाले में भी, रात की रोशनी में भी ये समझा जा रहा है कि हुकूमत इस सिलसिले में मुसलमानों के साथ खुली हुई बेईमानी कर रही है। आपकी पार्टी की हुकूमत होने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या एक पार्टी की हुकूमत है। ये हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत है, और इस हिंदुस्तान की हुकूमत ने शपथ ग्रहण किया है कि हम देश के दस्तूर के मुताबिक ही इस देश को चलाएंगे। ये कौन सा इंसाफ है कि हमारे हक जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, आज वो हमारे हक कुचले जा रहे हैं और आज हमें बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा आज आप लोगों के माध्यम से हम इस बात को कहना चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि अगर हुकूमत, हम ये नहीं कहते कि आप तरमीम मत कीजिए, आप तरमीम ज़रूर कीजिए, आप अमेंडमेंट कीजिए, हमको अमेंडमेंट से परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी यह है कि अगर कोई चेयरमैन चोरमैन रहा है तो निकालिए उसको। हमारी परेशानी यह है, मिसाल के तौर पे एक बात देखिए कि अभी तक जो दस्तूर है वक्फ का, उसमें यह है कि हर सूबे में एक सर्वे कमिश्नर होता है। सर्वे कमिश्नर पूरे सूबे की वक्फ जायदाद का सर्वे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। मगर अब जो कुछ आ रहा है उसमें यह है कि वक्फ का जो सर्वे कमीशन है उसको खत्म किया जा रहा है। अब वो कलेक्टरों के हाथ में दिया जा रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि कलेक्टरों से भी अलग हटकर उससे ऊंचे पद के किसी एक अफसर को ये काम दे दिया जाएगा कि वो सर्वे करें हिंदुओं ने कितना कब्जा किया है वक्फ की प्रॉपर्टी पर, मुसलमानों ने कितना कब्जा किया है वक्फ की प्रॉपर्टी पर, खुद गवर्नमेंट ने कितना कब्जा किया है वक्फ की प्रॉपर्टी पर। ये सारी चीजें सामने आने के लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल है। मगर जब आप अपनी ही मर्जी का आदमी रखेंगे और जिस तरह का आप तरमीम और अमेंडमेंट कर रहे हैं जो हानिकारक है मुस्लिम समाज के लिए, अगर इसी तरमीम को हम तस्लीम कर लेंगे तो आप तो जो चाहेंगे वो करेंगे। लिहाजा हमारा ये दस्तूरी हक है कि अगर हुकूमत, अगर पार्लियामेंट रास्ते पे नहीं रहती तो ठीक है, संसद आपके हाथ में है। हमारे दस्तूर और संविधान ने सड़क को भी हमारे हाथ में रखा है। आप संसद में अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम संसद से अलग हटकर सड़क पर आपसे हिंदुस्तान के संविधान की रोशनी में एहतजाज करते हुए उस वक्त तक आपसे ये जमहूरी लड़ाई जारी रखेंगे। और हम सिर्फ वक्त की इमदाद को बचाने की ये बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के उस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं जिस संविधान के अंतर्गत हिंदुस्तान के तमाम लोगों के हक महफूज हैं। इसीलिए आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बाकी ये सारी बातें हमारे प्रेसिडेंट ने आपके सामने रख दी हैं। उन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हुए आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि हुकूमत होश के नाखून ले और अपने बहरे कान को खोले, अंधी आंखों को साफ करे और हमारे हक में इंसाफ करे। और अगर ये इंसाफ नहीं होगा तो देश के हित के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए, मुस्लिम औकाफ और मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए जहाँ तक भी हो सकेगा जमहूरी अंदाज में, कानून के दायरे में हम पूरे मुल्क में एक अभियान छेड़ेंगे और पूरे देश में अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी साथ में लेंगे कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए इंसाफ की बुनियाद पर आप हमारा साथ दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। देखिए अभी और दो छोटे इनोवेशन हैं, उसके बाद फिर आपको सवाल को शुरू करेंगे। मैं मौलाना फजल रहमान जदीद साहब जो बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष की आपत्ति यही थी कि उन्होंने इस रिपोर्ट पर जो डिसेंट नोट जमा किए थे उसमें से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को हटा दिया गया था। यही कारण रहा कि जब राज्यसभा में सुबह ये बिल पेश हुआ तो विरोध इतना ज्यादा हो गया कि सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब भी राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने इस मामले पर खूब हंगामा किया।
दिया। आखिरी में सभी विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट भी कर दिया। दरअसल लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट पेश होने पर भी जब इसी मुद्दे पर जोरदार हंगामा होने लगा तो गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष की मांग मान गए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर विपक्ष को लगता है कि उनकी नोट या फिर उनके जो सुझाव है हमने पेश नहीं किया है तो वो अपने सुझाव इसमें एडजस्ट करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। हमें या हमारी पार्टी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। जिसके बाद जो विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे वो शांत हो जाते थे, जो नारेबाजी होती है वो शांत हो जाती है। आपको बता दें कि संसद में पिछले साल वक्फ संशोधन बिल को लाया गया था। विपक्ष की मांग के बाद इस पर जेपीसी बनाई गई थी। जेपीसी की बैठकों में भी विपक्षी सांसदों ने उनकी बात न सुने जाने की कई बार शिकायत की। ऐसे में अब जब जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश की गई तो विपक्षी दलों ने इसे एक तरफा और मनमानी रिपोर्ट बताई। इसे फिर से जेपीसी के पास भेजने की अपील की। सीधे तौर से राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने तो इस जेपीसी के रिपोर्ट को ही फर्जी करार दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना है कि ये अलोकतांत्रिक है और ये फर्जी रिपोर्ट है, हम इसे किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। तो वहीं दूसरी ओर संजय सिंह का यह कहना है कि जो हमने सुझाव दिए थे, जो हमने दलीलें दी थी वहां ये ऐड नहीं हुआ है, इन दलीलों को हटा दिया गया है। जेपीसी के रिपोर्ट पर हमारा तो पक्ष ही नहीं रखा गया है। जिसके बाद सांसदों का ये जो राज्यसभा में काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा था उसको लेकर के जगदीप धनखड़ फटकार लगाते हैं, सांसदों को कार्रवाई करने की हिदायत देते हैं। और खबर तो ये भी आ रही है कि 3 ऐसे विपक्षी सांसद हैं जिनके खिलाफ राज्यसभा में कड़ी कार्रवाई तक हो सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।